Hello and welcome to Zoology Pathshala. I hope you're all doing well. In today's video, we are going to discuss some MCQs on the topic phylum Protozoa, classification and characteristics. सबसे पहले प्रोटोजोआ हमारा जो फाइलम है वो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है। ओके, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें, मतलब कि जिनमें एक ही सेल हो वो वाले। और मतलब इनका जो काम है वो क्या क्या है, या तो ये चलते हैं, खाना भी खाते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। और इनका जो लोकोमोशन का स्टाइल अगर हम देखें तो कुछ के पास इनमें सुडोपोडियाज पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे फेक फीट जिसे हम बोलते हैं ना, और कुछ में हमारे सीलिया देखने के लिए मिल जाते हैं जो हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे पैरामीशियम वगैरह में आपने देखा होगा, है ना। और कुछ में हमारे फ्लैजला भी पाए जाते हैं जो एक विप लाइक टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वो, ठीक है। अब जो है कि अब इसमें एक क्लास भी है स्पोरोजोआ। ये थोड़ी हमारे पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, स्नीकी पैरासाइट्स। इसमें जैसे हमारे वो मलेरिया वाला आपको प्लाज्मोडियम याद होगा ना, वो, ठीक है, जो होस्ट के अंदर जाता है और वहाँ पे रह कर के उसको डिसीज़ कॉज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोटोजोआ कुछ इस टाइप का हमारा फाइलम होता है। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ, अब बताओ कि जो प्रोटोजोआ है उसमें सीलिया के दम पर कौन सा एनिमल चलता है, मतलब कि कौन सा एनिमल लोकोमोशन सीलिया से करता है अपना। मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी देती हूँ, चलो। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, बताओ कौन सा होगा, बताओ बताओ कौन सा होगा हमारा पैरामीशियम। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसी टाइप के एमसीक्यूज़ में इस पूरी वीडियो में आपको कवर कराऊंगी, और जिसने ज़्यादा सही आंसर्स दिए उसकी प्रिपरेशन पक्की है। ये आपके यूपी अल्टीग्रेड और यूपी जीएससी लेक्चरर दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं और उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा है विच किंगडम डज फाइलम प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू। अभी मैंने आपको बताया था कि फाइलम प्रोटोजोआ किसको बिलोंग करता है, हमारे प्रोटिस्टा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब जिसे याद रहा अच्छी बात है, और जिसे नहीं रहा वो याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस। किसके बेसिस पे उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि उनका खासियत क्या है कि वो चलते फिरते ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर हैं और चलते फिरते। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के ऊपर मैंने बेसिकली बात करी कि उनके पास फ्लैजिला भी होता है, सीलिया भी होता है और सूडोपोडियाज भी होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ स्पीशीज़ में। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ मूव्स यूजिंग फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसकी मदद से कौन सा जो है प्रोटोजोआ की क्लास जो है वो मूव करती है, लोकोमोशन करती है, ठीक है। सिलिएटा, मस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ या फिर सार्कोडिना। तो हमारा जो मस्टिगोफोरा क्लास होती है प्रोटोजोआ की, वो हमारे फ्लैजिला की मदद से जो है उसके ऑर्गन्स जो हैं मूव करते हैं। इसका अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो उसका हो जाएगा ट्राइपैनोसोमा जो होता है वो हमारे मस्टिगोफोरा क्लास से ही बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अमीबा बिलोंग्स टू विच क्लास। अब अमीबा जो है हमारा, ठीक है, वो किस क्लास को बिलोंग करता है, मेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, सार्कोडिना या फिर सिलिएटा। भाई देखो, मेस्टिकोफोरा में अभी मैंने बताया कि फ्लैजिला होता है उनके पास। क्या अमीबा के पास में फ्लैजिला होता है, नहीं होता। तो ये मेस्टिकोफोरा तो नहीं होगा, है ना। और सिलिएटा में हमें पता चल रहा है कि उनके पास में सीलिया प्रेजेंट होंगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं प्रेजेंट होंगे। अमीबा के पास में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, सूडोपोडियाज होते हैं उसके पास, है ना, फेक फीट जिसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनके पास सूडोपोडियाज होते हैं वो हमारे सार्कोडिना क्लास में जो है कि रखे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम किसकी मदद से मूवमेंट करता है, तो बेटा पैरामीशियम के पास में सीलियाज प्रेजेंट होते हैं और वो उसे लोकोमोशन में मदद करते हैं। तो उसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या हो गए, सीलिया। इसका आंसर हो गया सी, ओके। नेक्स्ट विच क्लास comprises parasitic protozoans without locomotory organ। अब किस क्लास में पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि उनके पास क्या नहीं होता, लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते। ऐसा कौन सी क्लास होती है जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स को रखती है अपने अंदर, कंप्राइज होती है, बनी होती है उससे, ठीक है, और उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते। तो जो हमारी स्पोरोजोआ होती है ना बेटा,
क्लास, वो हमारी उसमें जो है ऑर्गन्स जो बिलोंग करते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आंसर सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, स्पोरोजोआ, स्पोर्स वाले ऑर्गन्स, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ फंक्शंस इन, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है हमारी प्रोटोजोआ में, वो किस चीज़ के लिए फंक्शन करती है, ठीक है। डाइजेशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर एक्सक्रीशन के लिए। तो बेटा जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है ना, वहाँ से हमारा पानी जो है रिमूव होता है, ठीक है। मतलब कि ऑस्मो रेगुलेशन का जो वर्क है वो हो रहा है उस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट है हमारा विच प्रोटोजोन कॉजेस मलेरिया। अब मलेरिया कौन कॉज करता है, सबको पता होगा, ये बहुत इजी सा आंसर है इसका। जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है ना बेटा, वो हमारा मलेरिया जो है कॉज करता है, ठीक है। ये एक तरह का पैरासाइट है, ठीक है, और हमारी स्पोरोजोआ क्लास जो होती है ना उसमें आता है प्लाज्मोडियम जो होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया सी। ये क्या कर रहा है, मलेरिया को कॉज कर रहा है, स्पोरोजोआ क्लास में हमारे आ रहा है, और पैरासाइट होता है, ठीक है, एक तरह का प्रोटोजोन पैरासाइट होता है। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट है हमारा, द सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ इज। सेल स्ट्रक्चर क्या होगा प्रोटोजोआ का, अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर भी प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ये तो बताओ, है ना। तो ये बेटा यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है हमें देखने के लिए मिलता है, और ऑर्गन्स भी जो होते हैं वो इनके पास में होते हैं। तो इस वजह से ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ इज मोस्टली। जो न्यूट्रिशन है प्रोटोजोआ में वो किस टाइप का होता है मोस्टली। अब उन्होंने दे रखा है ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक या फिर सैप्रोफिटिक। बेटा देखो, जो न्यूट्रिशन मोस्टली देखा जाता है ना वो हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक होते तो ये खुद ही खाना बना लेते हैं ना, तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गन्स पे डिपेंड है, दूसरे ऑर्गन्स को कंज्यूम करते हैं, तो इस वजह से ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इनका होगा, ठीक है, बी, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। अब कौन से ऐसी क्लास है, क्लासेस दे रखी है ना, जो बाइनरी फ्यूजन के मदद से जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है करती है। उन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, मेस्टिगोफोरा या फिर सर्कोजिना या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द। तो बेटा ये जो दोनों क्लासेस है ना, ये हमारी बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करती हैं। तो इस वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, कि ये दोनों ही क्लासेस जो है बाइनरी फ्यूजन करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, विच प्रोटोजोन मूव्स बाय सूडोपोडिया। सूडोपोडिया से कौन सा प्रोटोजोन जो है मूव करता है। देखो हमारे यूग्लिना के पास फ्लैजिला होता है ना, लेकिन अमीबा के पास क्या होते हैं, सूडोपोडियाज ही होते हैं, है ना। तो ये क्या इसका राइट आंसर हो गया, सूडोपोडिया से वो मूव करता है, लोकोमोशन करता है। इसका राइट आंसर क्या हुआ हमारा अमीबा, ठीक है। और ये अपने सूडोपोडिया को फीडिंग के लिए भी, न्यूट्रिशन के लिए भी यूज़ करता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पैरामीशियम इज अ मेंबर ऑफ विच क्लास। पैरामीशियम कौन से क्लास का मेंबर है, ठीक है। तो पैरामीशियम के पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सीलिएटेड जो क्लास, सीलिएटा जो क्लास होती है वो सीलिया वाले ऑर्गन्स की होती है। तो पैरामीशियम भी सीलिएटा में बिलोंग करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ट्राइपैनोसोमा बिलोंग्स टू। ट्राइपैनोसोमा क्या है, ये एक टाइप का पैरासाइट है। तो ये मेस्टिगोफोरा फाइलम में जो है कि मेस्टिगोफोरा क्लास में जो है बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें हमारी जो मूवमेंट होता है, मोशन हो रहा है, वो किसकी मदद से हो रहा है, फ्लैजिला की मदद से हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटोजोआ। भाई कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो दे रखी है वो ट्रू नहीं है, सही नहीं है प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, माइक्रोस्कोपिक। देखो माइक्रोस्कोपिक होता है, यूकैरियोटिक भी होता है और यूनिसेलुलर भी होता है। जब यूनिसेलुलर है तो मल्टी सेलुलर कैसे हो जाएगा, एक सेल वाला मल्टी सेलुलर नहीं कहलाता, है ना। तो ये इसका गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नॉट वाला चीज़ पूछा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट,
द पेलिकल इन प्रोटोजोआ प्रोवाइड्स, जो पेलिकल होता है प्रोटोजोआ में वो किस चीज़ को प्रोवाइड कराता है? लोकोमोशन, शेप, न्यूट्रिशन या फिर सेंसेशन। बेटा पेलिकल जो होता है ना वो एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है प्रोटोजोआ की, ठीक है। तो वो उसको शेप देने का काम करती है। कवरिंग का क्या काम होगा? शेप देने का ही तो काम होगा। न्यूट्रिशन कैसे दे देगी वो? अगर कवरिंग है तो ये लोकोमोशन में कैसे मदद करेगी? वो तो हमारे फ्लैजिला, सूडोपोडियाज और सीलिया वगैरह मदद कर रहे हैं ना। तो जो पेलिकल होता है वो हमारी शेप जो है प्रोवाइड कराता है प्रोटोजोआ का। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सक्टोरिया क्लास मूव्स बाय। अब सक्टोरिया क्लास जो है प्रोटोजोआ फाइलम की वो किसकी मदद से मूव करती है? ठीक है, उन्होंने फर्स्ट दे रखा है फ्लैजिला, सेकंड दे रखा है सीलिया जो कि लार्वा स्टेज जो होती है उसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड दे रखा है टेंटिकल्स जो हमारे एडल्ट स्टेज है उसमें यूज़ हो रहे हैं, या फिर फोर्थ दे रखा है उन्होंने बोथ बी एंड सी। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन हमारा डी वाला है कि वो सीलिया से भी मूव करता है लार्वल स्टेज में और टेंटिकल से मूव करता है वो एडल्ट स्टेज में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय। अब प्लाज्मोडियम जो है वो किस टाइप का रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा प्लाज्मोडियम जो होता है ना वो स्पोरोजोआ क्लास में आता है, तो वो स्पोर फॉर्मेशन करके अपना रिप्रोडक्शन जो है करता है, ठीक है। इसमें जो है स्पोरोजोआ क्लास को ही बिलोंग करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोटोजोआ इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट प्रोटोजोआ के बारे में सही है? दे फॉर्म टिश्यूज फॉर्म करते हैं? नहीं। दे आर यूनिसेलुलर होते हैं वो, ये करेक्ट है हमारा। प्रोकैरियोटिक नहीं होते, मैंने अभी आपको बताया था वो यूकैरियोटिक होते हैं, और गिल्स से रेस्पायर करने वाले भी नहीं होते, वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये हमारा राइट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स आर मोस्टली फाउंड इन। जो फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? सॉइल में, फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर में, या इन सभी जगह पे ही पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा जो फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स होते हैं ना वो हमारे को कहीं भी देख सकते हैं हम, सॉइल, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, तीनों जगह पे वो पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द मेन बेसिस ऑफ प्रोटोजोन क्लासिफिकेशन इज। अब प्रोटोजोन क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम सबसे मेन बेसिस जो लेते हैं उनका क्लासिफाई करने का, उनको वो क्या होता है? तो जो हमारा मोड ऑफ लोकोमोशन होता है ना बेटा, उसके बेसिस पे हम जो है प्रोटोजोन क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो फ्लैजिला से मूव हो रहे हैं, सूडोपोडिया से मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से जो है हम उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्या है, which subphylum includes protozoa with flagella और pseudopodias। ऐसा कौन सा सब फाइलम है प्रोटोजोआ में जो फ्लैजिला और सूडोपोडियास दोनों को ही इंक्लूड करता हो, दोनों के ही ऑर्गेन्स को इंक्लूड करता हो, ठीक है। तो जो हमारा सैर्कोमेस्टिकोफोरा होता है, सैर्कोमेस्टिकोफोरा जो फाइलम होता है, सब फाइलम होता है, वो हमारे दोनों जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स वाले प्रोटोजोन्स होते हैं उनको इंक्लूड करता है, ठीक है। मेस्टिकोफोरा हमारा क्या था? फ्लैजिला वाला था, और सार्कोडीना वाला हमारा क्या था? जो हमारे सूडोपोडियास वगैरह लग रहे थे। तो दोनों को बिलोंग करने वाला का उन्होंने नाम बना दिया सार्कोमेस्टिकोफोरा, ठीक है। तो ये सब फाइलम है हमारा जो इन दोनों को इंक्लूड करेगा। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्ट्रक्चर हेल्प्स प्रोटोजोआ इन ऑस्मोरेगुलेशन। अभी ऊपर ये क्वेश्चन आया था लेकिन उसे ही घुमा करके दिया है अब इन्होंने। देखो कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोटोजोआ को ऑस्मो रेगुलेशन में मदद कर रहा है? तो बेटा आपने पढ़ा कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है जहाँ से पानी बाहर निकलता है वो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है, ठीक है, उसमें मदद करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ हैज़ इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस। कौन से ग्रुप
के पास में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस जो हैं वो होते हैं। तो बेटा स्पोरोजोआ वाली जो क्लास थी मैंने आपको बताया था कि उसमें स्पोर्स जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो वो ही जो होगा स्पोर लाइक स्टेजेस जो है वो इसी में होगा, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा सी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो प्लाज्मोडियम हमारा जो है जो रिप्रोडक्शन कर रहा था स्पोर फॉर्मेशन के जरिए, वो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। A protozoan is observed with two types of nuclei, one small and one large. Infer its likely classes. अब उन्होंने एक प्रोटोजोन देखा, ठीक है, जिसमें दो टाइप्स के न्यूक्लियाई थे, एक तो छोटा था और एक बड़ा था। अब बताओ कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो बेटा जो ऐसी क्लासेस होती हैं ये हमारी सिलिएटा क्लास होती है, उसमें जो है बिलोंग करते हैं। सिलिएटा क्लास के पास में दो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, एक माइक्रो न्यूक्लियस कहलाता है और एक मैक्रो न्यूक्लियस कहलाता है। तभी उन्होंने बोला है कि वन स्मॉल एंड वन लार्ज। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। सिलिएटा क्लास जो होती है उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, ये याद रखने की चीज़ है, आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। A freshwater amoeboid protozoan fails to produce a contractile vacuole, what consequence will it face in its environment? अब वो कह रहे हैं कि एक फ्रेश वाटर अमीबॉइड प्रोटोजोन है जिसको मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया, है ना। तो अब बताओ कि उसमें कौन से कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे जो उसे अपने इन्वायरमेंट में फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेटा उसमें उन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या फिर ऑस्मोटिक बर्स्टिंग, या फिर इनएक्टिविटी। तो बेटा जो ऑस्मो रेगुलेशन करने का काम करता है हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, है ना, तो उसकी ऑस्मोटिक बर्स्टिंग जो है उसे फेस करनी पड़ेगी अगर वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं बना पाया, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारा सेल है वो मतलब कि पानी के ज़्यादा बहाव से जो है कि भर जाने से फट सकता है ना सेल जो होगा उसका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं। Predict which modification would help a protozoan survive prolonged period of drought and justify the answer. अब बताओ कि कौन सा ऐसा मॉडिफिकेशन है जो एक प्रोटोजोन को काफ़ी लंबे समय तक अगर वो ड्रॉट वाली जगह पे रहे, जहाँ पे उसे पानी की कमी हो, मान लो वो ऐसी जगह पे हो, तो वहाँ पे सर्वाइव करने में मदद करेगा। और इसका हमें मतलब कि एक रीज़न भी हमारे पास होना चाहिए, है ना, कोई ऐसी तुक्का नहीं लगाना है। अब उन्होंने बोला है इसमें इंक्रीज्ड फ्लैजिला लेंथ, डेवलपमेंट ऑफ सिस्ट फॉर्मेशन एबिलिटी, एनहेंस्ड बाइनरी फ्यूजन रेट, या फिर रिड्यूस्ड इन वैक्यूल नंबर। तो बेटा जब ड्रॉट का केस आ जाएगा ना तो उसमें डेवलपमेंट होगा सिस्ट फॉर्मेशन का, ठीक है। अब ये क्या होगा, सिस्ट बनाकर जो है ना प्रोटोजोन ड्रॉट और टफ कंडीशंस को सर्वाइव कर लेते हैं, जिससे कि वो मतलब कि उस कंडीशन को मतलब ज़्यादा लंबे समय तक जो है कि सह पाएँ। तो ये एक टाइप का मॉडिफिकेशन उसमें होता है इस चीज़ को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं हम। If a protozoan can switch between flagellar and amoeboid movement, how does this benefit its survival? अब अगर बताओ कि एक प्रोटोजोन है वो अपना जो लोकोमोशन है वो दो मूवमेंट में कर सकता है, फ्लैजुलर मूवमेंट से भी कर सकता है और अमीबाइड मूवमेंट भी कर सकता है, मतलब कि सूडोपोडियाज की मदद से, है ना। तो इससे उसके सर्वाइवल जो है उसको क्या बेनिफिट होगा, मतलब कि उसका सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो कैसे बढ़ जाएंगे। अब उन्होंने ऑप्शंस के दे रखे हैं, इट सिंप्लीफाई टैक्सोनॉमी, एनहेंस एडेप्टेशन टू वेरिएबल इन्वायरमेंट्स, रिड्यूस मेटाबॉलिक एफिशिएंसी, या फिर लिमिट फूड इनटेक। बेटा जो अगर मान लो दो तरीके का मूवमेंट वो कर पा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अलग अलग इन्वायरमेंट में वो जो है सर्वाइव कर पाएगा। तो उसकी जो एडेप्टेशन मतलब जो एबिलिटी होगी वेरिएबल इन्वायरमेंट्स की वो एनहेंस होगी, वो बढ़ जाएगी, है ना। तो उसका सर्वाइवल जो है वो बढ़ जाएगा, सर्वाइवल रेट बढ़ गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Compare the evolutionary adaptation between the pellicle of Euglena and the cell wall of plant cell. अब जो इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन हुआ है, ठीक है, उसको कंपेयर करना है किन दोनों के बीच में। जो हमारा पेलिकल होता है यूग्लिना का, पेलिकल मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कवरिंग होती है ना जो बॉडी की शेप हमें प्रोवाइड करती है, और जो हमारी प्लांट सेल वॉल होती है उसमें कंपेयर करना है, दोनों में हमें बताना है, ठीक है।
अब उन्होंने ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, बोथ प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन बट पेलिकल अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी अनलाइक रिजिड प्लांट सेल वॉल, या फिर बोथ आर फ्लेक्सिबल ओनली प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चर, या फिर पेलिकल इज रिजिड सेल वॉल इज फ्लेक्सिबल, या फिर बोथ सर्व फॉर न्यूट्रिशन। अब बेटा देखो, जो न्यूट्रिशन की बात रही तो न्यूट्रिशन बॉडी कवरिंग से तो नहीं हो रहा है ना, और सेल पेलिकल हमारी रिजिड नहीं होती है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। बोथ और फ्लेक्सिबल, लेकिन सिर्फ सेल वॉल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ऐसा भी नहीं है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि पेलिकल हमें शेप प्रोवाइड करता है, तो शेप और स्ट्रक्चर सेम ही वर्ड है ना, सेम ही मीनिंग है एक तरह से। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए वाला, बोथ प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन बट पेलिकल अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी अनलाइक रिजिड प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल जो है रिजिड होती है, लेकिन पेलिकल जो है फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं, in a protozoan, lack of a contractile vacuole in fresh water would lead to। जो फ्रेश वाटर में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अगर नहीं है किसी प्रोटोजोन के पास में, तो उसको क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ऑस्मोटिक बर्स्टिंग, या फिर इनएक्टिविटी। देखो ये ऊपर आने वाला जो क्वेश्चन है वही है, लेकिन इसमें भी उन्होंने जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो चेंज कर दी है, तो काफ़ी बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें सेम क्वेश्चन दिया गया होगा, ऑप्शंस भी सेम होंगे, लेकिन उसको मतलब ऐसे घुमा के पूछा जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे यही राइट आंसर है या नहीं है। तो इसमें भी जो हमारा होगा ऑस्मोटिक बर्स्टिंग जो है, इसका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती और उसमें से पानी जो है बाहर नहीं जा पाता, तो जो है कि हमारा जो सेल है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो फटने की मतलब कि उसमें कगार पे आ सकता है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोटोजोन्स शिफ्टिंग हैबिटेट फ्रॉम मेरीन टू फ्रेश वाटर नीड एडेप्टेशन इन। अब मान लो जो प्रोटोजोन्स हैं, जो हमारे मेरीन वाटर, जो हमारा सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है, उससे हमारे फ्रेश वाटर में जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं अपना हैबिटेट, तो उनको किस टाइप के एडेप्टेशन की ज़रूरत है, किस चीज़ में एडेप्टेशन उनका होना चाहिए, उनकी सेल वॉल में, उनकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्टिविटी में, उनकी साइज़ में, या फिर उनकी लोकोमोटिव ऑर्गन में। तो बेटा जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्टिविटी इससे जो है कि हमारे वाटर रिलेटेड है ना, वाटर का बाहर निकलना, जो हमारी ऑस्मो रेगुलेशन होता है, तो वो मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वाटर का चेंज हो रहा है ना। फ्रेश वाटर में क्या है, ज़्यादा पानी को निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्टिविटी जो है उसमें अडेप्टेशन की ज़रूरत रहती है उसे, तभी वो जो है कि वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, A protozoan living in marine water is transferred to fresh water. What osmoregulatory adaptation would be most crucial for survival? अब वो क्या है, वही क्वेश्चन है, उन्होंने दोबारा से घुमा करके पूछ रखा है, इसी वजह से इसके आगे हॉर्स लिखा हुआ है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बेसिस पे उन्होंने पूछ लिया है कि एक प्रोटोजोन था वो मरीन वाटर में रह रहा था, ठीक है, उसे फ्रेश वाटर में जो है कि ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब बताओ कि उसमें कौन सा ऑस्मो रेगुलेटरी एडेप्टेशन आएगा जो उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बताओ क्या आएगा, इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल एक्टिविटी, अभी मैंने ऊपर बताया। अब ये घुमा करके क्वेश्चन दिया, तो इसमें भी आपको यही चीज़ पूछी गई, सेम चीज़, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर वो मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहा है तो उसको वाटर को ज़्यादा बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्टिविटी उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी ऑस्मो रेगुलेशन जो है बना रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Outbreaks of sleeping sickness are linked to which morphological adaptation in the responsible organism? अब वो कह रहे हैं जो स्लीपिंग सिकनेस होती है, ठीक है, वो किस टाइप की मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन से लिंक है जो ऑर्गेन्स उस सिकनेस को क्रिएट करता है उसमें। ठीक है, कौन सी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन जो है आ जाती है जिसकी वजह से ये स्लीपिंग सिकनेस जो है हो जाती है। ठीक है, ये डिसीज़ जो है हो रही है हमारी। बेटा देखो उन्होंने क्या देखा है, सूडोपोडिया फॉर मूवमेंट, फ्लैजिला फॉर होस्ट इन्फेक्शन, सीलिया फॉर डिफेंस, या फिर न्यूक्लियस फॉर रिप्रोडक्शन। देखो जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म हैं उसमें तो ये सिकनेस हो नहीं रही, वो किसी ना किसी होस्ट में जाकर के ये सिकनेस को क्रिएट कर रहा है। अब होस्ट में जाने के लिए उसे क्या है, फ्लैजिला की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
उनको इन्फेक्ट करने के लिए जो है फ्लैजिला की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें ये वाला आंसर जो है फ्लैजिला फॉर होस्ट इन्फेक्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, जब वो होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तभी तो जाकर के वो उसमें ये सिकनेस जो है क्रिएट कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप की मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन जो है उस ऑर्गेनिज्म में आती है, जिसकी वजह से वो है जो हमारा होस्ट है उसको इन्फेक्ट कर पाता है। अब ये ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है अगर ये भी पूछ लिया जाए तो ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, वो हमारा इस डिसीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन वाई मोस्ट पैरासिटिक स्पोरोजोन्स लैक स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी ऑर्गन्स रिलेटिंग टू देयर लाइफ साइकिल। अब जो पैरासिटिक स्पोरोजोन्स होते हैं ज़्यादातर वो स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी ऑर्गन्स उनमें क्यों नहीं देखे जाते, क्यों नहीं होते हैं उनमें, ये बताओ उनकी लाइफ साइकिल से रिलेट करते हुए। ठीक है, अब उन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑफसेट हाई मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, ईजेस होस्ट इन्वेजन एंड ट्रांसमिशन, या फिर इंक्रीजेस फूड इनटेक, या फिर एनेबल फास्टर रिप्रोडक्शन। जो बेटा पैरासिटिक वर्ड आ रहा है ना आपका, तो आपको उसी से समझ जाना चाहिए कि ये किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म पे रह करके अपना जो है कि न्यूट्रिशन लेते हैं। अब किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म पे रह करके जब न्यूट्रिशन लेने वाले हो गए तो ये होस्ट इन्वेजन करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे अपनी जो है लाइफ साइकिल जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जब वो किसी होस्ट को इन्वेट करते हैं, ठीक है, होस्ट की बॉडी में, ठीक है, और वहाँ पे जाकर के अपना जो है ट्रांसमिशन जो है करते हैं। ठीक है, ये उस होस्ट के ही अंदर जो है अपनी लाइफ साइकिल जो है बढ़ाते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, which factor most strongly determines classification between Mastigophora and Ciliata। जो हमारी मेस्टिगोफोरा क्लास है और सिलिएटा क्लास है उसमें हमारा जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस हमारे टाइप के क्लास में जाना चाहिए, वो हम किस बेसिस पे करते हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो हम देखते हैं, उनके न्यूक्लियस साइज पे, ठीक है, उनकी लोकोमोटरी ऑर्गन टाइप पे, हैबिटेट सैलिनिटी पे, या फिर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंस पे। तो बेटा जो मेस्टिगोफोरा होता है मैंने आपको बताया कि वो हमारा फ्लैजिला से मूव करता है, और सिलिएटा क्लास जो होती है वो हमारी सीलिया की मदद पे जो है कि मोशन करती है। तो इसमें जो ऑर्गन हमारा लोकोमोशन के लिए यूज़ हो रहा है ना, उसी की बेसिस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन जो है उसी की बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गन्स की क्लासिफिकेशन जो है इन दोनों क्लासेस में करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, लोकोमोटरी ऑर्गन टाइप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, if a protozoan reproduces by conjugation, what evolutionary advantage does this confer over binary fission? अगर मान लो कोई प्रोटोजोन है वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो होती है उससे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहा है, ना कि हमारी जो बाइनरी फिजन है उससे कर रहा हो, तो बताओ कौन सा ऐसा इवोल्यूशनरी एडवांटेज है इन दोनों ही प्रोसेस में। अगर हम देखें तो कॉन्जुगेशन का हमें मतलब कि बेटर रिजल्ट्स कह लो देगा, और बाइनरी फिजन में हमें नहीं मिलता। ठीक है, उसमें क्या है, एक्सेलरेट पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रमोट्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इंक्रीज सेल साइज, या फिर इन्हेंस सिस्ट फॉर्मेशन। तो बेटा जो हमारी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है ना वो हमारी कॉन्जुगेशन में होगी और बाइनरी फिजन में नहीं होगी, क्योंकि बाइनरी फिजन में जो है कि हमारा एक ही जो है कह लो पेरेंट जो है यूज़ हो रहा है, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कॉन्जुगेशन में जो है कि हमारे दोनों पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन जो है उसमें आएगी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, in a sample protozoans are resistant to acidic pH changes, which structural adaptation might confer this ability। अब वो कह रहे हैं एक सैम्पल है उसमें जो हमारे प्रोटोजोन्स रखे गए हैं, ठीक है, वो हमारे एसिडिक पीएच चेंजेस जो है उसके रेसिस्टेंट है, मतलब कि वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा ऐसा स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन उनमें आया होगा जिसकी वजह से एबिलिटी उनमें आई है। ठीक है, थिक पेलिकल, मल्टीपल न्यूक्लियाई, या फिर एब्सेंस ऑफ फूड वैक्यूल्स, या फिर प्रेजेंस ऑफ सीलिया। तो बेटा जो उनका बाहर का जो सरफेस है वो हमारे जो है कि उस पीएच जो मीडियम है उसके कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो जब तक वो बाहर से अपने आप को बचाएंगे नहीं तो वो अंदर का क्या होगा, तो उनका जो बाहर का अडेप्टेशन है, बाहर की स्किन कह लो या स्ट्रक्चर कह लो जो है उनकी, उसमें अडेप्टेशन नहीं आएगा तब तक वो अंदर तक भी नहीं बच पाएंगे। तो उनका जो पैलिकल होता है वो हमें पता है कि उन्हें शेप वगैरह कवरिंग टाइप की होती है, ये शेप प्रोवाइड करती है। तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन इसमें आया, पेलिकल जो है थिक हो गया, तभी जा करके वो उस एसिडिक पीएच को जो है कि बर्दाश्त कर पा रहे हैं, रेसिस्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है हमारा,
If all pond ecosystems are destroyed, which class of protozoa would most likely experience the greatest population decline and why? भाई देखो, जो पॉन्ड है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, अगर वो सारे ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाए तो कौन सी ऐसी प्रोटोजोआ की क्लास है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है पॉपुलेशन उसकी डिक्लाइन हो जाएगी, मतलब कि पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? अब ये क्यों वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल रखा है, वो वहाँ पे नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको आंसर बस सिर्फ टिक करना होता है। मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, इसमें जो हमारा सिलिएटा क्लास होगी ना बेटा, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिलिएटा क्लास जो है सबसे ज़्यादा हमें फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है। फ्रेश वाटर मतलब कि हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम जैसे हो गए तो उनमें ये ज़्यादातर पाई जाती है, तो इस वजह से इसमें हमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन जो है देखने के लिए मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी, सिलिएटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। An unknown single-celled organism uses pseudopodia for movement and engulfment. It survives in a marine environment. What is its likely mode of nutrition and why? ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक अननोन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि सूडोपोडिया का यूज़ करता है मूवमेंट के लिए और उसका जो फूड पार्टिकल्स है उसको एनगल्फ करने के लिए। तो बताओ कि वो कौन सा टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता होगा अगर वो मेरीन इन्वायरमेंट में रह रहा है तो। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। बेटा देखो, ऑटोट्रॉफिक होता तो वो प्लांट ही हो जाता, खुद ही अपना खाना बना लेता, उसे सूडोपोडिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। और सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक की एक तरह से हम मान लो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह करके हम जो है अपना न्यूट्रिशन जो है ले रहे हैं। लेकिन अगर सूडोपोडिया से वो कर रहा है तो उसका ज़रूर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी। सूडोपोडिया जो है हमारे सॉलिड फूड को खाने में मदद करते हैं ना, उनको एल्गल्फ करने में मदद करते हैं। तो ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन जो होता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है कहलाता है। तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा ये भी हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है रखता होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन प्रोटोजोन कम्युनिटी इकोलॉजी द introduction of heavy metals alters the pH. Which range is optimal for protozoan metabolic activities? अगर हम प्रोटोजोन कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में देखें, रेस्पेक्ट में देखें, तो जो हमारा हैवी मेटल्स होते हैं ना वो उसकी पीएच को ऑल्टर कर देते हैं। ठीक है, अगर हम उसका इंट्रोड्यूस करा दें उनके जो हैबिटेट है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रोटोजोन मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेंज है जो कि उस पीएच को जो है कि सहने में कह लो, ऑप्टिमल करने में जो है कि वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए उन प्रोटोजोन्स के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, 2 से 3, 6 से 8 या फिर 12 से 14 या फिर 9 से 10। तो बेटा जो 6 से 8 वाला हमारा जो पीएच होता है ना वो न्यूट्रल पीएच होता है और उसमें मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, तो वो हमारे जो प्रोटोजोन्स हैं उनके लिए बेस्ट रहता है, उसमें वो सर्वाइव जो है ईजिली कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A protozoan is observed exchanging genetic material with another cell. ठीक है, which mode of reproduction could this indicate and what is its evolutionary significance? अब बताओ कि अगर एक प्रोटोजोन जो है उसको देखा गया कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल से जो है कि चेंज कर रहा है, ठीक है, एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा होगा? ठीक है, कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन ये इंडिकेट कर रहा है और इसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? ठीक है, बाइनरी फ्यूजन, कॉन्जुगेशन, इंक्रीजिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी, बर्डिंग या फिर पार्थेनोजेनेसिस। बेटा देखो, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग और पार्थेनोजेनेसिस अगर हम देखें तो ये असेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो इसमें 2 सेल कह लो या ऑर्गेन्स की तो ज़रूरत नहीं होती। कॉन्जुगेशन जो है वो हमारा सेक्सुअल टाइप का हो गया, इसमें 2 पेरेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है और उसमें हमारी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये इस कॉन्जुगेशन जो है हमारा रिप्रोडक्शन इंडिकेट कर रहा है, कॉन्जुगेशन टाइप का। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। If a parasite protozoan's spore-like stage is destroyed by drugs, what would be the best strategy for disease eradication? अब वो कह रहा है कि अगर एक पैरासाइट प्रोटोजोन की स्पोर लाइक स्टेज जो है वो किसी ड्रग्स से, मेडिकल से मतलब मेडिसिन से हम डिस्ट्रॉय कर दें तो जो हमारी डिसीज़ एरेडिक्शन, जो उस डिसीज़ को ख़त्म करने की जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी? डिस्ट्रॉय ऑल एडल्ट सेल,
टारगेट होस्ट इम्यूनिटी, प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, या फिर इंड्यूस म्यूटेशन। अब वो क्या कह रहे हैं, जो एडल्ट सेल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दें, उसकी होस्ट जो है जिसमें वो प्रोटोजोन जो है चला गया था, ट्रांसमिट हुआ था, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा दें, या फिर जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट कर दें, या फिर जो म्यूटेशन है उसको रोक दें। ठीक है, तो बेटा जो स्पोर्स का फॉर्मेशन है ना उसको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पोर लाइक प्रोटोजोन है, स्पोरोजोआ क्लास को बिलोंग करता है। तो अगर वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता रहेगा तो फिर उसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है इंक्रीज़ होता रहेगा, उसकी मात्रा जो है पॉपुलेशन जो है होस्ट में इंक्रीज़ होती रहेगी। तो अगर हमने स्पोर्स फॉर्मेशन जो है प्रिवेंट कर दी तो हम उस डिसीज़ को भी इरेडिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑर्डर कंटेन्स ऑर्गेन्स विथ 6 to 8 फ्लैजिला। अब कौन से ऑर्डर में हमारे जो 6 to 8 फ्लैजिला वाले जो हैं ऑर्गेन्स जो हैं आते हैं। ठीक है, डिप्लोमोनेटिडा, काइनेटोप्लास्टिडा, रियोटोमोनेटिडा, क्वानोफ्लैजिलेटा। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं कि 6 to 8 फ्लैजिला वाले किस में आएंगे, तो बेटा वो हमारे काइनेटोप्लास्टिडा में आते हैं। ठीक है, काइनेटोप्लास्टिडा ऑर्डर होता है जिसमें हमारे 6 to 8 फ्लैजिला वाले ऑर्गेन्स रखे जाते हैं, जैसे कि हमारा ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो इसी ऑर्डर में आता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब देखो ऊपर हमने पढ़ा, अब उन्होंने पूछ भी लिया ट्रिपैनोसोमा किस ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो अभी हमने पढ़ा काइनेटोप्लास्टिडा ऑर्डर को ही वो बिलोंग करता है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अब देखो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए कि कौन सी क्लास को कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है बिलोंग कर रहा है, कौन से ऑर्डर में आ रही है वो क्लास। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको रिमाइंड रखने की, अपने जो है कि याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ट्राइकोमोनाइड्स ऑफ द इंटेस्टाइन आर। जो ट्राइकोमोनाइड्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के वो क्या होते हैं। ठीक है, ट्राइकोमोनास बुकैलिस, ट्राइकोमोनास होमिनिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, या फिर ट्राइकोमोनास कैम्पिनारा। तो बेटा जो इसमें हमारे ट्राइकोमोनास होमिनिस होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी वाला। ठीक है, ट्राइकोमोनास होमिनिस जो है इसका राइट ऑप्शन हो गया बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर प्रोटोजोआ इज। अब प्रोटोजोआ कितने टेम्परेचर में जो है सर्वाइव कर सकता है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो उसका सर्वाइव करने का होगा वो क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, या 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो सेल्सियस वो सर्वाइव कर सकता है वो 40 डिग्री तक सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद में वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लोकोमोशन इन सार्कोडिना इज बाय। अब सार्कोडिना क्लास जो थी उसमें लोकोमोशन किससे हो रहा था हमारा, सूडोपोडिया से, फ्लैजिला से, सीलिया से, या स्पोर से। तो बेटा जो सूडोपोडियाज थे ना वो हमारे सार्कोडिना क्लास में ही आ रहे थे, तो हमारा ए सूडोपोडिया रखने वाले ऑर्गेनिज्म जो थे। ठीक है ना, ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ दैट ईट अदर ऑर्गेन्स आर नोन एज। जो अदर ऑर्गेन्स को खा रहे हों ऐसे प्रोटोजोआ क्या कहलाते हैं, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक, म्यूचुअलिस्टिक। भाई पैरासिटिक जो होते हैं वो उस होस्ट पे रह करके खा रहे हैं ना, और सैप्रोफिटिक डेड ऑर्गेन्स को खा रहे हैं, म्यूचुअलिस्टिक होते हैं जो आपस में दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, है ना, होलोजोइक होते हैं जो दूसरे ऑर्गेन्स को खाते हो, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बाइनरी फिजन इन प्रोटोजोआ यूजुअली रिजल्ट्स इन। अब बाइनरी फिजन अगर प्रोटोजोआ में हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 2 आइडेंटिकल सेल्स, मल्टीपल डॉटर सेल्स, अनइक्वल सेल्स, या फिर अ सिंगल सिस्ट। तो बाइनरी फिजन जो है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स की हमें जो है कि देता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का, सिस्ट फॉर्मेशन इन प्रोटोजोआ ऑकर्स व्हेन। अब सिस्ट फॉर्मेशन कब होगा प्रोटोजोआ में, फूड इज़ अबेंडेंट, फूड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो, पीएच न्यूट्रल हो, या फिर वाटर जो है प्लेंटी हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। तो बेटा जब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है ना, ठीक है, तब जा कर के हमारा जो है सिस्ट फॉर्मेशन उसमें होता है। ठीक है, जो उसको सर्वाइव करने में मदद करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, तो यही थे हमारे आज के 50 MCQs प्रोटोजोआ फाइलम पे।
आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये MCQs की PDF और इसकी आंसर्स की PDF चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, उसमें मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको PDFs प्रोवाइड करवा दूँगी सभी चीज़ों की। और ऐसी वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ज़ूलॉजी पाठशाला।